हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वाइफ चैनल नाजियाज ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी वाइफ का ब्लॉग है, तो मैं नाजियाज ब्लॉग ही बोलूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने 9 नवंबर तक स्टोरी सुनाई थी। आज हम उसके आगे की कंटिन्यू करेंगे। तो 9 नवंबर तक तो आपको पता ही होगा कि वो राम मंदिर का फैसला आया था और 3 दिन तक जैसे नेट बंद हो गया था तो हमारी बात नहीं हो रही थी। इस बीच में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं अलग स्टेट का हूँ और ये अलग स्टेट की है। हाँ, ये हमने लास्ट वीडियो में मेन पॉइंट तो बताया ही नहीं था। ये अलग स्टेट की है, ये 2 स्टेट की स्टोरी है। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। बोलो ना। हाँ, 9 नवंबर 2019 के बाद अभी तक हम लोगों ने क्या कहते हैं, ना तो हम लोग मिले थे ना ही एक दूसरे को देखा था। तो कैसे मैंने तो इनको शादी के लिए तो कन्विंस तो अभी हुए नहीं थे पूरी तरह से, अभी भी इनको डाउट था। तो डाउट्स ऐसे थे कि इन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे कि शादी के बाद कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, आप क्या करते हो। बाय द वे, अगर घर वालों ने नहीं एक्सेप्ट किया तो कहाँ रहेंगे हम लोग, कैसे हमारा गुजारा चलेगा, वो सब बातें। मतलब इन्होंने मुझे इतना पूछा कि मैं जवाब दे दे के पागल हो गया था इनके सवालों के। पर मैं अपनी जगह हाँ, पर ये अपनी जगह सही थी, अपनी सिक्योरिटी करना चाहती थी, वो भी सही है। पर मैं इतना कैपेबल था कि सब पूछा कि इतना तो अफोर्ड कर सकते हो ना, क्योंकि ये कोई फिल्मी स्टोरी तो है नहीं है कि सब ऐसे ही हो जाएगा। रियल लाइफ की बात बहुत अलग होती है, क्योंकि मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, ये भी अच्छी फैमिली से है। तो फिर क्यों अपनी लाइफ ऐसे फैमिली को भी परेशान करना, और अपन दोनों भी मतलब हमारी लाइफ भी स्ट्रगल हो इतनी ज्यादा, तो सोचना पड़ता है। ये सब फिल्मों में ही बातें अच्छी लगती हैं। तो मैंने इनसे सीधा सीधा पूछा और मैंने सीधी बात की इनसे कि ऐसा ना हो कि मतलब अभी शादी करनी है और आपके रहने का कुछ ठिकाना नहीं हो, कहाँ लेकर मैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बीच में इन्होंने मुझे अपना सही प्लेस नहीं बताया था। मतलब एमपी का तो बताया था, एमपी में कहाँ से है, एमपी में मुझे इन्होंने भोपाल बताया था। तो मैं भोपाल के हिसाब से प्लानिंग कर रहा था कि वहाँ पे तो ट्रेन फ्लाइट सब आराम से मिल जाएगा। तो मैं एज ए फ्लाइट की बंदोबस्त कर रहा था कि अब अपन जैसे भी होगा फ्लाइट से निकल जाएंगे। पर जब इन्होंने मुझे बताया कि ये उस प्लेस की नहीं है, किसी और प्लेस की है जहाँ पे मतलब एयरपोर्ट भी नहीं था, फिर मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। फिर मेरे को नए सिरे से पूरी प्लानिंग करनी पड़ी। फिर मैंने सब वकील से बात करके सारा यहाँ से पता करके क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है। 12 नवंबर को इन्होंने मुझसे बोला कि अब आज फाइनल करते हैं, अगर आना है मेरे साथ रहना है तो फिर, क्योंकि मुझे भी तो आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी जो हमारी आगे इन्होंने सोचा था। तो इस हिसाब से मैंने फिर इनको डॉक्यूमेंट वगैरह दिए। इसमें एक दिक्कत ये हुई थी कि ये चलो हमने शादी का डिसाइड कर लिया था। तो अब डिसाइड हुआ कि इंटर रिलीजियस मैरिज हर जगह तो होती नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम हर जगह नहीं शादी कर सकते। कोर्ट मैरिज का पता किया था। कोर्ट मैरिज में वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने का नोटिस जाता है, जो लड़की और लड़के दोनों के घर पे नोटिस जाता है। तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा लेता है तो मैंने कहा फिर बहुत ज्यादा बड़ा बवाल हो जाता अगर हिंदू मुस्लिम का मैरिज। तो कोर्ट मैरिज तो हमने दिमाग से निकाल ही दिया था। कोर्ट मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं थी, नहीं करवाता। पर ये शादी तक तो अभी दूर की बात है। जो मेन बात थी ना, मैं सबसे ज्यादा किस बात पर कन्विंस हुई थी, मैंने इनको सीधी बात की थी शादी के पहले कि मैं अपना रिलीजन नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा था, मैं अपना रिलीजन नहीं छोड़ूंगी। और अगर मतलब आप मुझे पहले ही बता दीजिए कि मैं रोजे आप ये समझ लीजिए हमारा जो मतलब हमारी जो शादी हुई थी वो एक ही मुद्दे पे हुई थी। हाँ, कि ना ये अपना रिलीजन छोड़ेगी और ना मैं छोड़ूंगा। हाँ। बट जो शादी के लिए फॉर्मेलिटीज होती है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना शादी नहीं, चलो इनका तो ऐसा था नहीं। मेरा लड़कियों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। मैं इनके पास आ रही थी, ये उधर नहीं जा रही थी, तो मेन मेरा ही था कि ऐसा ना हो। मुझे ये भी डाउट था अभी शादी करने के लिए मुझे बोल दें कि नहीं नहीं करना पड़ेगा, तो मैं अपने चीज, क्या पता वापस बाद में इनकी फैमिली के प्रेशर में आके इन्होंने कर दी। मैंने इनको बहुत बोला, मैंने इससे सीधा बोला मैं अपना रिलीजन नहीं छोड़ सकती। तो अगर आपके दिल में कुछ भी ऐसा हो, आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, तो भाई मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली भी छूट जाएगी, दूसरा मैं अपना रिलीजन भी छोड़ दूँ। मेरा तो मेरी पहचान ही उसी से, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इन्होंने मुझसे सीधा बोल दिया था। क्या बोला था आप बताइए। मैंने क्लियर बोल दिया था कि तुमको जो तुम्हारा फॉलो करना है तुम वो फॉलो करना। तुम्हें कोई ना पूजा करने के लिए बोलेगा, ना हमारे रिलीजियन में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो तो कोई भी फॉलो करने के लिए नहीं बोलेगा। ये सब मेरी जवाबदारी रहेगी कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम नमाज पढ़ सकती हो, तुम रोजे रख सकती हो, तुम ईद मना सकती हो,
तुम जैसे अपने घर पे रहती थी वैसे ही तुम यहाँ पे रहोगी, तुमको कोई कुछ नहीं करे। इसी बेस पे हमारी शादी हुई है और इसी बेस पे ये एग्री हुई है कि ये अपना रिलीजन नहीं छोड़ेगी। मैंने बोला मैं मरते दम तक अपना रिलीजन नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे पता है, मैं एक मुस्लिम हूँ, एक हिंदू है। मुस्लिम से ही शादी होनी चाहिए, ये मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। हिंदू हिंदू है तो हिंदू से ही शादी करे। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे हमारे साथ हुई, कोई अपनी मर्जी से तो ऐसा चाहता नहीं है, बट अब वो ऐसा कहते हैं ना, नसीब में जो होना है, क्या पता यही नसीब में था। तो मैंने कहा सिचुएशन जैसी भी है उससे मैं हैंडल कर लूंगी, पर मैंने कहा उन्हें रिलीजन नहीं छोड़ सकती। उसके बदले में दुनिया मुझे कुछ भी बोले कि रिलीजन से बाहर चली गई, ये चली गई, वो चली गई, मैंने कहा सब कुछ छूट गया। अगर मैं अपने रिलीजन की नहीं हुई तो किसकी होंगी? तो मैंने कहा ये तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो बस मेरा यही कहना था। तो इनको भी यही वाली बात पसंद थी, ये बोले कि मैं खुद नहीं चाहता कि तुम अपना छोड़ो, क्योंकि दिल से ही होता है रिलीजन। तो मेरी कजिन थी तो उसको मैंने बताया कि ये सिचुएशन है, तो उसने बताया उसका एक फ्रेंड है, लॉयर है वो, उसने अभी रिसेंटली क्या कहते हैं एक ऐसे ही हिंदू मुस्लिम कपल की शादी करवाई है। तो मैंने कहा तू चल उससे बात कर, मैंने भी उससे बात करी तो वो एग्री हो गया कि हाँ वो करवा देगा। कहाँ करवाएगा, पर ये यहाँ नहीं करवाएगा, जहाँ जिस प्लेस का मैं हूँ वो कहीं और करवाएगा। वो कहाँ थी वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो वो एग्री हो गया करवाने के लिए और 40,000 उसने टोटल कॉस्ट बताई थी। मैंने कहा चलो 40 या 50 होगा वो भी दे देंगे। फिर क्या कहते हैं वो एग्री होने के बाद में ही मैंने आगे का प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि जब तक शादी का प्रोसेस का शुरू नहीं होगा तो कुछ भी करा हुआ हमारा वेस्ट जाएगा। फिर मैंने आगे का प्रोसेस शुरू किया। फिर मैंने मैंने इसको क्लियर बोला था कि घर से कुछ भी लेके मत आना। एक क्या कहते हैं सिवाय तेरे डॉक्यूमेंट लेके आ जाना, डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ भी लेके मत आना। इससे पहले मतलब इन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया था, वो हाँ, बताएंगे आप। मैंने इनका टेस्ट लिया। एक तो देखो ये दो चीजों के बात पर ही मैं इनसे आई शादी करने के लिए, पूरा ट्रस्ट फिर मुझे हो गया। एक तो रिलीजन वाला इन्होंने ठीक है मुझे बोल दिया, इसमें पास हो गए। अब सेकंड था, मैं कहा मेरे दिल में तो था कि इन घर से इनके पास आ रही हूँ तो मेरा तो था कि मैं 1 रुपया भी घर से कुछ लेकर नहीं आऊंगी, और कुछ भी अगर जो भी मेरे पास मैंने कुछ पहन रखा है गोल्ड वोल्ड का वो सब मैं कुछ लेके नहीं आऊंगी। ये तो मेरी थिंकिंग कि वे ऐसा कुछ मुझे नहीं करता। मैं सामने वाले बंदे की तो जान लूं, इसके दिल में कहीं है लालची तो नहीं है कुछ। देखो लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं। तो मैं जितना कर सकती थी ना मेरी तरफ से मैंने पूरी तहकीकात अच्छे से की। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला कि मैं घर से आऊँ, इनका टेस्ट ले रही थी तो मैं क्या लेकर आऊँ? बोला क्या मतलब? मैंने बोला मतलब जैसे मैं घर से आऊंगी तो आपके पास तो चलो आपका पैसा वगैरह रहेगा, मैं तो ऐसे ही खाली हाथ आऊंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम हुई? तो इन्होंने बोला कि मैं हूं ना, मैं किस लिए हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मतलब तुमसे शादी कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी, तुमको जो चाहिए वो सब मैं दिलाऊंगा, मैं लूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें वहां से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। एक चीज भी क्या तुम मतलब 100 रुपए तक लेके मत आना, और अगर कुछ भी तुमने गोल्ड वोल्ड का अगर बाई चांस पहना हुआ है तो वो भी तुम रख कर आना। तो फिर मैं कि आप दिल से बोल रहे हो ऐसे इंप्रेशन झाड़ रहे हो? मैंने बोला सीधा। तो बोल रहे कि नहीं मैं ऐसा दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने फैमिली अपने पापा से आज तक किसी के ऊपर 1 रुपए के लिए डिपेंड नहीं हुआ हूँ, मैं हमेशा अपने दम पर ही करता हूँ। तो उस चीज पर तो अपना कोई हक नहीं है ना, ना तुम्हारा है ना मेरा है, और मेरा तो कहाँ से हक बनता है, मैं तुमसे क्यों बोलूंगा? फिर मैं बहुत खुश हो गई दिल में। तो मैं बोल रही ये मैं आपका टेस्ट ले रही थी, अगर आप मुझसे आज मजाक में भी ऐसा बोल देते ना कि नहीं तुम ये लेके आना, तो मैं कहा तुमसे शादी तो दूर की बात है, मैं इसी वक्त फोन रख देती हूँ, कभी लाइफ में बात नहीं करती। क्योंकि देखो घर से कुछ लेके आना ये मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है, क्योंकि उस चीज पर अपना हक नहीं बनता है, वो अपने पेरेंट्स की होती है। तो मैं एक रहेंगे अब घर में हूँ तो मुझे पता है ना, हर किसी को पता है अपने घर में क्या है क्या नहीं है। तो मैंने इनसे कभी कोई डिस्कस नहीं किया, इन्होंने मुझसे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया कि तुम्हारे पास घर में कितना पैसा है कितना क्या है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं लड़के जिनको पैसे और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, इन्होंने इस टाइप की कभी कोई बातें नहीं की, इनको इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने भी इनसे कभी कुछ ऐसी बातें शेयर नहीं की हैं, वो करनी भी नहीं चाहिए घर की बातें। तो बस मैंने इनसे एक बोला, मैं कहा एक मेरी फेवरेट रिंग थी बर्थडे गिफ्ट गोल्ड की, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे दिलाई थी, मम्मी पापा ने। मैंने कहा वो उसका भी मैंने टेस्ट लिया, मैंने कहा वो मेरी फेवरेट रिंग है, उसका क्या करूं? मैंने क्या कि ऐसा जता रही कि मैं उसको पहनना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको रखने का। जब से वो पापा ने दिलाई ना तब से मैं हमेशा उसको पहने रहती हूँ इस फिंगर में।
तो इन्होंने बोला ऐसी रिंग में, और वो तो नहीं दिला सकता, पर जब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, पर तुम उसको लेके मत आना, उसको तुम अच्छे से हिफाजत से घर पे रख कर आना, हो सके तो अपनी मम्मी के सामने रख कर आना। मैं बहुत खुश हो गई, फिर मेरा मतलब फिर मैं इम्प्रेस हो गई, मैंने कहा चलो लड़का लालची नहीं है। अब यही पूछते हैं सारी बातें, तो मैंने सारी बातें क्लियर हो गई, तो मैं घर से कुछ भी मतलब एक बस मेरे पर्स में खाली पर्स, ऐसा बोलते हैं बड़ों से सुना है कि अपने बैग हुए तो वो खाली नहीं रखते हैं, तो मेरे एक बैग में 10 का नोट रखा रहता था हमेशा, कभी पैसों की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि पेरेंट्स हैं तो मैं कभी ऐसे पैसे वैसे रखती नहीं हूँ, तो 10 का नोट रखा था, पता नहीं कभी का मुझे पता भी नहीं था, वही मेरे पर्स में रखा हुआ था। बाकी मैं घर से कुछ भी लेके नहीं आई, और मैं तो कुछ लाने ही नहीं चाहती थी, और ये भी बहुत अच्छे थे, तो तारीफ इनको बहुत मिलनी चाहिए इस बात पर, नहीं तो आजकल लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों को बहला फुसलाकर पता नहीं क्या क्या मंगा लेते हैं। मैंने सिर्फ घर से ये बोला था अगर डॉक्यूमेंट हो तो ही आना, नहीं तो डॉक्यूमेंट के बिना तू भी मत आना। डॉक्यूमेंट तो लाने ही पड़ेंगे क्योंकि वही तेरी पहचान है और उसी से आगे सारे काम होंगे। तो चलो डॉक्यूमेंट तो ये ले आई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे वकील का सब इंतजाम करने के बाद में अब सबसे बड़ी दिक्कत आई कि अब लाना किस दिन है और कैसे क्या करना है। तो सबसे बड़ी चीज़, ट्रेन में जा नहीं सकते थे, ट्रेन में तकरीबन 12 से 14 घंटे लगते हैं इसके वहाँ पे जाने में, फिर वापस आने में। तो मेरे को पसंद भी नहीं है और ट्रेन से तो मैं प्रिफर भी नहीं करता। ट्रेन का सफर इनको पसंद भी नहीं है, और मैंने भी इतना लंबा सफर जो हमारा हुआ, वो मैं सिटी का नाम नहीं बताऊंगी आपको, इनकी सिटी और मेरी सिटी का नेम नहीं बताऊंगी, बट डिस्टेंस बताती हूँ। इतना ज्यादा डिस्टेंस है ना, मैंने इतना डिस्टेंस का वो ट्रेवल कभी नहीं किया था। 12 से 13 घंटे मान लीजिए, मेरे यहाँ से इनके यहाँ का डिस्टेंस 12 से 13 घंटे था। तो फाइनली ट्रेन से तो जाना मैं प्रेफर करता ही नहीं था, ट्रेन का तो मैंने कैंसिल ही कर दिया था। पहले फ्लाइट का था, पर जब पता चला कि ये भोपाल की नहीं है कहीं और की है, भोपाल होता तो हम कब का फ्लाइट में बैठ के 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं यहाँ पे। अब भोपाल तो मैंने उनको स्टार्टिंग में वो अपने वो फेक पूरा बताया था ना, तो मैंने उसमें बता दिया, इनके दिमाग में वही था, मैं बताकर भी भूल गई थी। अब जाके ये थी, वहाँ पे एयरपोर्ट था नहीं, तो फिर फाइनली मैंने कहा कि चलो कार से ही जाएंगे और कार से ही वापस आ जाएंगे जितना जल्दी हो सके। तो अब मेरे को करना था कार का बंदोबस्त, प्लस एक ऐसा कोई भरोसेमंद जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। तो एक ऐसा ही मेरा भाई जैसा दोस्त था, तो उसको अच्छी ड्राइविंग आती थी, मेरे को ड्राइविंग आती नहीं थी, तो उसको मैंने सारी बात बताई और वो साथ देने के लिए तैयार भी हो गया। तो कार का भी बंदोबस्त कर लिया, उसको भी मैंने कन्विंस कर लिया, पूरी बात बता दी। अब मतलब मुझे जो डर था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, इसमें भी बताया, बट इनका जो डर था वो तो इनसे पूछो, इनके ऊपर भी तो कितना प्रेशर था। सबसे पहले इंटर रिलीजियन में, और लड़की कौन, मुस्लिम फैमिली की, डर तो रहता है, इनको भी था कहीं लड़की पलट न जाए, तो इन्होंने वो भी अदर स्टेट की। हाँ, आप सोचते हो अगर आपके शहर में तो आपको कोई बचाने भी आ जाएगा, अदर स्टेट में अगर आपको पकड़ लिया तो कुटाई पक्की है। हाँ, मुझे एक डर ये भी था कि इंटर रिलीजियस में चलो हम कर तो लेंगे, अगर बाद में लड़की पलट गई या इसने ऐसा बोल दिया कि मेरे से जबरदस्ती डरा धमका कर शादी करवाई है, तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, इनको ये मुझसे हमेशा, ये बेचारे, इन्होंने पता है मुझसे हमेशा एक ही बात बोली, ज्यादा नहीं, पूरा यकीन था, पर लास्ट में इन्होंने एक बार पूछा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, और अपनी दोनों फैमिली के लिए भी, कि अगर अपन ये स्टेप लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरी भी पूरी लाइफ का सवाल है कि कहीं तुम लास्ट में पलट मत जाना, कभी ऐसा हुआ बहुत बड़ी, और मतलब कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है अगर तुमने ऐसे बोल दिया कि इस लड़के ने मुझे फंसाया, इस लड़के ने मुझसे जबरदस्ती शादी की, तो मेरी तो पूरी जिंदगी मैं मतलब थाने में मुझे काटनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल करूंगी नहीं, जो सच है, मैं अगर ऐसी सिचुएशन आई मैं सच ही बोलूंगी। जो मैं कहा आप मुझ पे बिल्कुल आंख बंद करके यकीन कर सकते हो, मैं फंसाऊंगी नहीं आपको, बस इतना है। पर मेरे को अभी अंदर से अभी भी एक डाउट था कि अगर कुछ हो गया ऐसा, कहीं ये वो डर तो रहता है। लड़कियां पलट जाती है ना, लड़कियां, मैंने ऐसा भी सुन रखा है लड़कियां शादी के बाद भी वापस घर चली जाती है, तो मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती थी।
पर मैंने और कहा सबसे ज्यादा इनको डर इस एक बात से ज्यादा लगता था, क्योंकि हर 2 सेकंड ये में पलटती रहती थी। नहीं, मैं पलटती नहीं, मैं एक ही बात बोलती थी, मेरी फैमिली क्या होगा, मेरी फैमिली की बहुत याद आएगी, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। तब कहीं ये बाद में इमोशनल होकर पलट न जाए और सारा ब्लेम मुझ पर न रख दे, जबकि ब्लेम इन पर क्यों रखूंगी, दोनों ये तो मुझे जबरदस्ती नहीं ला रहे हैं ना, तो बस इनको यही सी बात का खतरा था। पर तो भी मेरे को भरोसा नहीं था, हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप था, आगे बहुत सारी तकलीफें आएगी, जो कि आई भी, और मतलब ऐसी तकलीफें आई जो इंसान को तोड़ के रख दे। मैंने कहा देख, तुम टूट मत जाना, क्योंकि अगर तुम में हिम्मत हो तो ही करना, क्योंकि बाद में बहुत सफर करना पड़ेगा भाई। और हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। मैंने जिंदगी में क्या मैंने सपने में एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा और मैं ऐसा कभी कुछ होगा, पर पता नहीं क्यों कैसे सब होता चला गया। हम दोनों को तो आज भी यकीन नहीं होता है कि इतना सब ये कुछ अपने लाइक वैसे समझ लो, ये अपने पापा की परी टाइप थी, मतलब इसको दुनियादारी की कोई नॉलेज थी नहीं। घर में रहती थी, सारा जो भी है इनके मम्मी पापा ने बहुत लाड प्यार से रखा है, कुछ कभी जिम्मेदारियां दी नहीं है, कुछ तकलीफें इन्होंने देखी नहीं है। हाँ, सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे रखते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से रखा है, और मम्मी पापा के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। तो ये सोच ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ अपनी पसंद से शादी करूंगी तो मैं बस इस चीज में खुश हूँ और बाकी पीछे क्या हो रहा है। मुझे फैमिली का सोचकर मैं पता है बहुत टेंशन में रहती थी। मैं ये मतलब यही सोचती थी, मैं तो आपके पास आ जाऊंगी पर पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं तो अपनी खुशी देख लूंगी, उनका क्या होगा। दोनों तरफ की टेंशन लेती थी मैं, बस यही तो इनको इसी बात से डर लगता था, ये लास्ट में मेरे को फंसाएगी। तो फिर सारी प्लानिंग करने के बाद में कपड़े तो क्या ये ला नहीं सकती थी, कुछ भी सामान तो कुछ भी नहीं ला सकते थे। तो मैंने पहले ही सारा बंदोबस्त कर रखा था। मैंने इनको एक सरप्राइज देने के लिए एक मोबाइल भी मंगा रखा था, जो मैंने अक्टूबर में ही मंगा लिया था, दिवाली से पहले ही। और जो भी इनके कपड़े थे और जो भी दूसरा सामान था, इवन क्या नया शैम्पू, टॉवेल वॉवेल, जो कुछ भी था वो मैंने सब पहले ही सब अरेंज कुछ करके इन्होंने रखा पहले था। ही कर लिया था कि अगर ये मेरे पास आएगी तो मैं इसके लिए पहले से सब तैयारी करके रखूं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भाई अपने घर से आ रही है, सब कुछ छोड़कर इन्होंने इतनी ज्यादा, मैंने तो आकर देखा सब कुछ एकदम फ्रेश था, पैकिंग ही मैंने ओपन की थी। मैंने कहा आपने इतना सब कर रखा है, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई अब कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये बहुत खुश थे परोस देना। ये बोलती थी कि मेरे आने के बाद सब मंगा लेना, कि अगर मैं बाई चांस अगर मैं नहीं आई तो क्या होगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, वो तो इतनी आगे की नहीं सोचते। अभी तो फिलहाल मैंने सारा मंगवा के रख दिया था। इन्होंने मतलब जो मेरी जरूरत के सामान थे ना, सब पहले से ही मंगवा के रख लिए थे ऑनलाइन। इनको ऑनलाइन का बहुत ज्यादा शौक है, तो सब इन्होंने ऑनलाइन पर सब करवा के रख लिया था मेरी जरूरत के सामान की। अगर बाई चांस आई तो मैं इनको बोलती थी अभी ये सब पैसे डालने की जरूरत नहीं है, मैं बाई चांस नहीं आई, क्योंकि मैं डोलती रहती थी नहीं फैमिली फैमिली। तो फिर इन्होंने बोला क्या होगा, वेस्ट ही तो होगा, कोई नहीं। तो फिर इन्होंने मंगा लिया। बचे सिर्फ मेरे मतलब कपड़े, तो ड्रेसेस वगैरह। तो मैंने बोला मैं कुछ लेकर नहीं आऊंगी, मेरे को यही टेंशन कि अगर मैं आती हूँ तो मैं ऐसे क्या पहनूंगी, कुछ क्या पहनने के लिए नहीं। तो उन्होंने बोला उस सब की टेंशन नहीं है, जो उनकी कजिन थी कि मैंने उसको सब बता रखा है, अगर तुम मेरे साथ आती हो और अपन पहुंचने से पहले वो मतलब इंतजाम में करवा दूंगा, वो मार्केट से खरीद के ले आएगी। तो ऐसा इन्होंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर पहले जब तक मैं इनके पास आई नहीं थी ना, तब तक इन्होंने मंगवाया नहीं था ड्रेसेस वगैरह कपड़े, क्योंकि जब कुछ मतलब ही नहीं था मंगा के। मैंने मेरी कजिन को बोल रखा था कि हाँ। जब तक हम क्या कहते हैं उसको वहां से लेके निकलेंगे, यानी जब तक ये कार में आके बैठेगी नहीं और हम निकलेंगे गाड़ी में नहीं, आ गया। तब तक मैं तेरे को फोन नहीं करूंगा। जब मैं फोन नहीं करूँ तब तक तू कुछ भी लेके मत आना। 12 नवंबर को इनकी भतीजी उसका बर्थडे था, तो ये उसमें बिजी रहे, बहुत ज्यादा थके हुए थे। फिर 13 को आप निकले। 12 को मैं क्या कहते हैं रात को 8 बजे मेरे भाई के यहाँ से फ्री होके फिर मैं निकला। मेरे को कार कलेक्ट करनी थी कहीं से, और मेरा फ्रेंड भी था जो मेरे साथ आने वाला था, वो भी बाहर से ही आने वाला था, तो वो उसी टाइम आने वाला था रात को 8 बजे के आसपास। फिर उसके आने के बाद मैंने उसको रेलवे स्टेशन से पिकअप किया। फिर हम कार की बात होगी, कार भी अरेंज हो गई थी, फिर हमने कार पिकअप की। रात भर कार वो अपने घर पे ही रख के रखा। फिर सुबह हमको निकलना था जल्दी, सुबह 5 बजे। तो मैंने उसको बोल दिया कि 5 बजे तू कार लेके आ जाना और मुझे मेरे घर से पिकअप कर लेना। तो
ठीक है, कार वार सब हो गया था, अब निकलना था सुबह। तो रात को ही मैंने अपने घर पे बोल रखा था कि मैं सुबह मुंबई जा रहा हूँ तकरीबन। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इन्होंने बताई नहीं है, अभी याद आया है जस्ट मुझे। इन्होंने भी अपने घर पे अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, अपने पेरेंट्स को मुंबई का बताया। इन्होंने जो हम शादी करने वाले हैं ये वाली बात इनके भाई और भाभी से शेयर की थी, और इनके कजिन्स हैं उनसे शेयर की थी। तो बस इनके पेरेंट्स को नहीं पता था, बाकी इनके फैमिली मेंबर और थे ना, उनको पता था, जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते थे पूरा, उनको पता था। तो मैंने घर वालों को भी उसी टाइम रात को 8 बजे बताया था कि मैं सुबह निकल जाऊंगा इतने बजे और मुंबई जाऊंगा, तकरीबन 2-3 दिन में आऊंगा। तो ठीक है, फिर सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए कार लेके, और इसका जितना भी सामान था वो मैंने सब कार में ही डाल दिया, क्योंकि अब यहाँ पे हमको सीधा आना नहीं था मेरे घर पे, मेरे को जाना था सीधा मेरे भाई के यहाँ पे, क्योंकि उधर ही हमने सब अरेंजमेंट कर रखा था। इन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था ना हमारी शादी के बारे में कि ये किसी मतलब ऐसे मुस्लिम लड़की इनको पसंद है, ये सब, क्योंकि इनको भी खतरा था, पेरेंट्स से डर लगता है कि मानेंगे नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अपने भाई भाभी से शेयर किया था, क्योंकि एक सेम एज के रहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो इनके फ्रेंडली इन्होंने उनसे शेयर कर दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है। पहले उन्होंने भी इनको बोला कि पहले लड़की कैसी है क्या है, ऐसा ना हो आपको फंसा दे। वो अपनी जगह इनकी फैमिली ने इनको समझाया, जो इनके भाई भाभी थे, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली क्या इनके तुम्हारी सेफ्टी, तो इन्होंने सब कुछ बोल दिया। फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है तुम मेरे घर पे लेके आना डायरेक्ट उसको। तो इनके भाई भाभी के हम गए थे डायरेक्ट। हाँ, उन्होंने ये भी बोल रखा था कि घर पे तो डायरेक्ट जा नहीं सकते थे ना, तो तुम इधर ही लेके आ जाना उसको। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया था शादी के लिए उस टाइम। फिर क्या कहते हैं, मैं सुबह निकल गया था यहाँ से, अपने यहाँ से मेरे फ्रेंड के साथ कार लेके। फिर हमको तकरीबन क्या कहते हैं 4 बजे हम वहाँ पे पहुँचे थे। उसमें भी मैंने इनको मैसेज किया कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब कोई अच्छी सी होटल बता कहाँ पे रुकना है। तो पता नहीं कौन सी होटल बताई, सिटी के बाहर की होटल है, अजीब सा नाम बताया उसको। मैंने कहा कि ढंग की होटल बताना, क्या हाँ वो ढंग की होटल ही अब है। इन्होंने मुझसे बोला अच्छी सी बताना हमारी, ये देखो हम मतलब ये मुझे लेने तक आ गए, उसके तब तक हम लोगों ने ना वीडियो कॉल पे बात की ना कॉल पे बात की, सिर्फ मैसेज के थ्रू ही। मैसेज भी बहुत कम, एक दिन में 1-2 मैसेज करते थे। इन्होंने मुझे पहुंच गए ना उसका मैसेज किया। अब इन्होंने मुझसे होटल का पूछा तो मैं डर गई, मैं कहा ये तो अब मेरी सिटी में आ गए। तो ये बोलते क्यों खुशी नहीं हो रही, कि नहीं मैं कहा खुशी तो हो रही है, मैं थोड़ा सा डर लग रहा है। तो इन्होंने मुझे सिटी की अच्छी सी बताना। अब मैं कहा अच्छी सी बताऊंगी, तो मैंने तो अच्छी तो जो सिटी के बाहर थी वो बता दी। तो फिर इनका रिएक्शन, सिटी के बाहर हम लोग गए वहां से कार से, तो मेरे को बहुत जंगल टाइप लगा। मैंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं रुक रहे, चलो थोड़ा सिटी के अंदर चलते हैं। तो अंदर गए और ऐसा मतलब वो हुआ कि जिस होटल में हम रुके थे ना, जब मैंने इसको बताया कि हम इस होटल में रुके हैं, तो इनका रिएक्शन क्या था, ऐसा रिएक्शन कि मतलब वहां तक आ गए आप लोग, वहां पे तो हाँ मैंने इनको बोला मैं कि क्या वहां तक के क्यों, क्या हुआ, तुम जानते हो क्यों इस होटल को। तो मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 मिनट समझ लीजिए, मतलब इतना है। मैंने इनको अपना एड्रेस फिर भी नहीं बताया था, मैं कहाँ रहती हूँ ये इनको कुछ नहीं पता था। बट इतना इन्होंने मतलब मैंने इनको बताया तो सुबह इतनी पास हो गया। मैं कहा आप इतनी पास कैसे आ गए, मेरे को टेंशन हो रही। तो ये बोल रहा है कि क्यों, कि ये मुझसे बोलते हैं तूने तो मुझको पता नहीं कहाँ भिजा दिया था किसी जंगल में। मैंने इनको किसी जंगल में कोई मार के चला गया तो पता भी नहीं चलेगा भाई। नहीं, और ये मतलब इतने दिमाग से तेज है सच में। इनको ना मैंने अपनी सिटी का मतलब सिटी इनको पता थी, ना मैंने इनको मेरा एड्रेस बताया, ना ये एमपी में कभी गए। मेन बात तो बताओ, एमपी में आज तक कभी इनका पाले नहीं एमपी में पड़ा, मैंने पैर ही नहीं रखा कभी आज कभी तक। इनका दूर दूर तक कोई भी एमपी में नहीं है। सिर्फ एक किसके थ्रू है, वो जीपीएस के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू। गूगल मैप के थ्रू है। मतलब चलो कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंचना पहुंच गए। पर भाई मेरे को तो लगा जब इन्होंने बोला ना, तो मेरा रिएक्शन भी कि आप पहुंच गए, इतना ठंडा सा रिएक्शन था। मैं कि पहुंच गए आप, तो ये बोले क्यों खुशी नहीं, मैं कहा पता नहीं मेरे को खुशी नहीं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। और देखिए सबसे बड़ी बात, हम 30 अगस्त को मिले हैं मैसेज के थ्रू, और 13 नवंबर को, नहीं सॉरी 14 नवंबर को ये मुझे लेने आ गए। मतलब टोटल 2.5 महीने के अंदर हमने मिल गए थे, मतलब हमने शादी का डिसीजन ले लिया था। तो मैंने इनसे बोलती थी इतना जल्दी, तो ये बोलते थे जानने की, मैंने तो जितना जाना था तुम्हें जान लिया है, कि जानने वाला इंसान तो एक दिन में जान लेता है, और नहीं जानने के लिए तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शादी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों करी।
उसका भी एक रीजन है, मेरे ऊपर भी शादी का प्रेशर आ रहा था। फिर मेरे ये बोल रहे कि मेरे लिए भी एक रिश्ता आया है, मतलब इनके जो फैमिली रिलेटिव्स थे वो भी बोल रहे थे, तो इन्होंने बोला बस 1 महीने रुक जाओ। इन्होंने उनको 1 महीने का टाइम दिया, ये बता रहे हैं मुझे कि मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर आपको बताऊंगा। तो यही था, तो इन्होंने बोला जो भी है अब डिसाइड कर लेते हैं, इसको ज्यादा लंबा खींचते नहीं है, क्योंकि ये तो 101% श्योर थे मुझसे शादी करने के लिए, इसलिए फिर हमने डिसीजन ले लिया। और फिर ये मुझे 13 को लेने आए, 14 को फिर मैं बस चेकआउट करने के बाद में 10 बजे इनके आने का था और 10 बजे आई नहीं, तो हम लोग देखिए आप ये आ गए उस शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, उस सिटी में, उसके बाद भी हमने फोन पे बात नहीं की, सिर्फ मैसेज इनका आया तो वो भी मैंने देखा नहीं। मैं नॉर्मल जैसे डेली उठती थी, अपने सारे काम वगैरह किए। मतलब मेरा इतना सर घूम रहा, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग बोल रहा कि मैं इनको मना कर दूं, मना क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इनको ब्लॉक कर दूं, कभी ऐसे बात ही नहीं करूं। और ऐसा मैंने सोचा अभी, मैं कहा नहीं ये गलत है, गलत है, मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी ना फैमिली से ना, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, मुझे आज तक समझ नहीं आता। फिर इनकी बातें मुझे दिमाग में आ रही, मैं कहा लड़का ऐसा बेकार तो नहीं है। 11 बजे के समथिंग में घर से निकल गई, मुझे 10:30 बजे तक, तो जब तक ये नहीं आई थी तब तक मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि चलो अब ये नहीं आने वाली है। मैंने कहा चलो कोई यहाँ आए हुए है तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। हाँ, बाकी इनको लग रहा था मैं नहीं आऊंगी, नहीं आएगी। मैं भी श्योर नहीं थी कि तो मैं मेरे फ्रेंड को भी मैंने बोल दिया कि अगर नहीं आई तो मैं तो फ्यूचर में अब इससे बात करने वाला नहीं हूँ। और प्लस अब कोई सवाल ही नहीं उठता ना, जब आई नहीं है इतनी दूर, मैं जब तुम्हारे लिए आ सकता हूँ, तुमको अपने घर से मेरे तक आने में भी अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आगे रिलेशन चलेगा कैसे? हाँ, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ गए, और इन्होंने भी तो मतलब कितना बड़ा खतरा लिया कि मैं अगर कितना बड़ा रिस्क लेके आया था दूसरे स्टेट में, अगर इसके घर वालों को पता चल जाता तो मेरा क्या हाल होता वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये हिंदू और और मुस्लिम्स, आपको मुस्लिम पता है मुस्लिम्स कैसे होते हैं कैसे होते हैं कूटने में। कि मतलब अदर रिलीजन की बात होती है तो फिर मैटर इतना होता है तो इतना बड़ा बन जाता है, लोग उसको बना देते हैं। तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं कहा ठीक है मैं चलती हूँ। फिर बस मैं इनके पास निकल गई। मैं अपने पुराने जो भी नंबर थे वो सब मोबाइल में घर पे रख के आया था। मैंने इनके लिए जो नया मोबाइल खरीदा था उस मोबाइल में नई सिम लेके आया था, और प्लस मेरे जो भी अकाउंट्स यूपीआई थे वो मेरे पुराने उसमें लिंक थे, तो मैं कार्ड वार्ड सब लेके आया था मोबाइल में, और नंबर दूसरा लेके आया था। उस नंबर से ना कोई कॉल हुई थी ना ही कोई मैसेज हुआ था। हाँ। तो वो नंबर सिर्फ मैंने इनको ही दे रखा था। और फिर फाइनली इन्होंने लास्ट में, वैसे हम व्हाट्सएप कॉल पे ही बात करते थे ताकि क्या किसी को जो पता कॉल ना होते चले। थे हमारे तो व्हाट्सएप कॉल पर, वो भी कभी कभी, और वैसे फोन तो करते नहीं थे। उस दिन मुझसे वो गलती हो गई, मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे, मैंने दिमागी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उस दिन इनको, जब इनके पास पहुंच गई कि आपकी गाड़ी कहाँ है, तो इनको व्हाट्सएप कॉल की बजाय मैंने वो फोन लगा दिया। अब वो फोन लगा दिया, वो नंबर से ही पहचान हुई थी। वो कॉल एक हम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ा था। और मैं इनको वैसे बोलते हैं ना लड़कियों में इतना दिमाग नहीं होता, मैं इतनी प्लानिंग से सब कुछ कर रहा था, वो एक लास्ट में जो 5 मिनट की गलती थी ना वो बहुत भारी पड़ी हम लोगों पे बात। मेरा दिमाग उस टाइम मतलब ऐसा पूरा हिल चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो और एक वो धूप में फोन कर रही ना, तो वो सनलाइट इतनी पड़ रही, मुझे उसमें समझ नहीं आया, मुझे दूसरे नंबर से लगाना था। तो मैंने जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में मैंने उस नंबर पे लगा दिया, और उस नंबर से ही सब बवाल हुआ था, वो आपको आगे चलेगा तो पता चलेगा। फोन करके बोला क्या, हाँ मैं निकल गई, बस इतना सब। वो तो मैं मैसेज भी कर सकती थी ना, मैं ऐसे आए। और हमने इस बीच में हमने बस एक फोटो ही देखे थे एक दूसरे की, और कॉल पे वीडियो कॉल कभी की नहीं। अब हमने पहली बार अब एक दूसरे को देखा था, तो रोड भी पूरी खाली थी, वहां पे सिर्फ मैं अकेली पहुंची, और वैसे इनकी गाड़ी भी आ गई थी। तो बस इन्होंने देख के समझ गए कि मैं ही हूँ। देख के चाह भी नहीं कि आप ही हो, नहीं, ये भी मेरे को देख के ही मतलब पहचान गई थी। और आगे इनसे गाड़ी मैंने में पूछ लिया ना कि आपकी गाड़ी का कलर क्या है, तो बस इन्होंने बोला, और वहां बिल्कुल सुनसान रोड था, कोई था ही नहीं। तो बस आकर, और ये जिस तरह से एक देखकर पता चल जाता है, तो मैंने इनको देख लिया और इन्होंने मुझे देख लिया। मैंने तो फेस कवर कर रखा था, हमेशा घर से बाहर निकलते तो फेस कवर ही रहता है। मैंने इनको जब देखा तब मतलब अच्छे से बन ठन कर आए थे, अच्छे से बढ़िया। तो ये जो शर्ट पहन के आए थे वो बहुत अच्छी शर्ट थी, जो अब खराब हो गई है। वो वाली शर्ट मेरी फेवरेट शर्ट थी। वो वहां से निकलने के बाद 10-15 मिनट बाद मैंने कहा आप शक्ल तो दिखा दो, क्या पता तुम ही आई हो, किसी और को भेज दिया है। फिर मुझे हंसी आ गई, और जब मैंने फेस का बस वो दुपट्टा ऐसे निकाला, अरे फेस का दुपट्टा निकालने के बाद में तो मैंने कहा सच में तुम ही हो, बता तो दो कि तुम ही हो या कोई और है।
क्या नहीं नहीं मैं ही हूँ। तो मैंने हंसकर बोला, मैं कि लग नहीं रहा, मैं ये तो अब पहली बार एक दूसरे को देखा था। मतलब आज के टाइम पर भी ऐसा होता है। अब आप खुद सोचो, आज के टाइम पे लड़का लड़की कितना घूमते हैं, साथ में रहते हैं, तो भी उन लोगों के रिलेशन चलते नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अगर शादी पक्की हो जाती है उसके बाद एक दूसरे को देखना चलता है, ये सब। पर हमने मतलब कहने को हमने ऐसे पसंद से शादी की, अपनी पसंद से की है, बट हमने आज तक एक वीडियो कॉल भी नहीं किया था, सिर्फ पहली बार देखा। ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये कार में आके बैठी थी, एकदम रेड कलर का सूट पहन रखा था और इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तो इनको देखता रह गया सच में। एकदम दुबली पतली सी लड़की थी, बहुत प्यारी लग वो रही तो थी मैं सच आज भी में, हूँ। बहुत प्यारी। मैं तो इनको पहली बार देख के तो मेरा रिएक्शन था आपको मैं बता ही नहीं सकता। ये बहुत खुश हो गए थे, इनके चेहरे पे बहुत स्माइल थी। और एक जरूर बात बताऊंगी, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मैं एक लाइन जरूर बताऊंगी कि हम कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बट जब एक दूसरे से मिले ना, तो इनको ना मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं है, पहली बार मिल हमको रहे ऐसा हैं। लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हम लग रहा किसी मतलब, अजनबी के साथ जा हाँ, रहे हैं। ऐसा लग रहा मतलब मैं जो इतनी मतलब सालों से जानते हैं एक 2 दूसरे महीने से जो मैं इतना डर रही थी ना कि लड़का कैसा होगा, क्या कुछ गलत करते, मैं इनके पास अगर जैसे हम अपने फैमिली के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ एकदम सेफ्टी से जाते हैं ना, जो टेंशन फ्री होकर, ऐसा मुझे इनके साथ लग रहा था। लग ही नहीं रहा था मैं किसी अनजान लड़के के साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पता नहीं कितने बार मिल चुके, ऐसी फीलिंग आ रही थी। गाड़ी में बैठने के 15 मिनट के बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो मैं और आपको, मैंने क्या क्या झेला है वो आपको हाँ, बाद में पता वो चलेगा। 15 मिनट तक बस ठीक था, उसके बाद बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अब हम कर देते हैं इस वीडियो को एंड। जो बहुत लंबा हो गया है, आप भी पक जाओगे देखते देखते। हाँ, पक जाएंगे। और पता है अभी तो कुछ भी नहीं सुनाया, इतने में इतनी ज्यादा वीडियो हो गई। अब इसको मुझे एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो बस अब मैं जल्दी से वीडियो को एंड करती हूँ और अब आगे का हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द। बाय गाइस।